डियर स्टूडेंट्स, अब जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपका रिजल्ट आने ही वाला होगा और आप क्लास 10th के बाद 11th में एडमिशन लेने की प्रक्रिया चल रही होगी आपकी। क्योंकि 10th में हम जो पढ़े तो बहुत कुछ है फिजिक्स में, बट जैसे ही आप 11th में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है और कितना पढ़ना है। फिजिक्स में बहुत पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो 10th में तो पढ़े तो आप, चाहे CBSE बोर्ड से हो या ISSE बोर्ड से हो, उसमें आपने बुक्स पढ़ी होगी, थोड़े थोड़े टॉपिक्स आपको बहुत कुछ मिला होगा। लेकिन 11th में आकर के आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा था वो बहुत ही कम पढ़ा था। क्योंकि अब असली पढ़ाई तो आपकी अब शुरू होने जा रही है फिजिक्स को लेकर के। तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, दोनों चीज़ आपको हम बताएंगे। तो पहले ये डिस्कस कर लें कि हमें 11th के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है इसमें, और फिर इसके बाद आपको पढ़ाएंगे डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ें ताकि इस 11th की फिजिक्स को आप 12th में भी और आने वाले आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए भी कैसे आपको इसमें आपको बेनिफिशियल मिल जाएगा, और कैसे आप इस चीज़ को तैयार करके अपने अच्छे नोट्स बना करके कैसे आप इसको आगे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये डिस्कस करेंगे आपसे कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, पहले तो आप दिमाग में बैठा लो कि हमें जो सिलेबस पढ़ना है वो NCERT का पढ़ना है। वो चाहे आप CBSE बोर्ड से हों, चाहे UP बोर्ड से हों या ISC बोर्ड से हों। क्योंकि भाई आप गवर्नमेंट ने भी क्या कर दिया कि सबके सिलेबस कर दिया कि NCERT को ही फॉलो करना है। अब NCERT को फॉलो करते हुए सिलेबस हमने ये डिस्कस करेंगे, और इसमें इस सिलेबस के अलावा, यानी जो सिलेबस हमारा NCERT का है, लेकिन इसमें और भी क्या चीज़ों को पढ़ना है वो थोड़ा थोड़ा आपको हम बताते चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो पहला चैप्टर आएगा, ये चैप्टर हमारा है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, इसको हम दो पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ड एंड सेकेंड इज कॉल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, सेकेंड इज कॉल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड में क्या पढ़ेंगे आप? फिजिकल वर्ड में आप पढ़ेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के रूल्स क्या हैं, फिजिक्स ने सोसाइटी को क्या दिया है, ये फिजिक्स अदर साइंस से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या इसका रोल क्या है, केमिस्ट्री में केमिकल में क्या इसका रोल है, बायोलॉजिकल साइंस में इसका क्या रोल है, मैथमेटिक्स में क्या इसका रोल है। ठीक है, तो वो सब डिस्कस करेंगे फिजिकल वर्ड में, और खास करके इसमें हम और कुछ बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कुछ कंजर्वेशन लॉस की बात करेंगे, कुछ बात करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल वर्ड में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करते हैं। तो यूनिट और मेजरमेंट में क्या डिस्कस करेंगे? तो यूनिट मेजरमेंट ही एक बहुत बेसिक और आपके लिए एक नया चैप्टर है, जिसमें आप डिस्कस करेंगे हमारे पास तमाम जो फंडामेंटल नई क्वांटिटी आएंगी। अब अभी आप धीरे धीरे सीखते जाओगे कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी आएंगी। तो उन क्वांटिटी के बारे, उनके यूनिट्स, डायमेंशंस, मेजरमेंट के क्या क्या तरीके हैं, कैसे किसी क्वांटिटी का मास मेजर कैसे करते हैं, टाइम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, साथ में इसमें हम आगे चल करके डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, एरर्स की बात करेंगे। तो ये सब थोड़ा थोड़ा करके भी आपको ओवरव्यू बता रहे हैं, और इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका सेकेंड यूनिट। ठीक है, सेकेंड यूनिट क्या कहता है? सेकेंड यूनिट इसका क्या कहता है कि सेकेंड यूनिट में आपको डिस्कस करना है किसमें? इसको आपको काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करना है। इसका जो दूसरा चैप्टर है दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या डिस्कस करेंगे? तो देखो, काइनेमेटिक्स में हमें जो डिस्कस करना है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है
तो इसके क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना है, वो मोशन स्ट्रेट लाइन आएगा। और उसी आगे चल करके कि जब वो पाथ जो स्ट्रेट लाइन का था अगर वो कर्व हो जाता है तो वो मोशन हमारा क्या होता है, दैट इज द मोशन इन प्लेन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर इसमें है। इस मोशन इन प्लेन में आप वेक्टर के बारे में पढ़ोगे, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें आगे चल करके आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, जो बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे करने के लिए, और बड़ा ही मज़ा आएगा इसको के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत इंटरेस्ट लगेगा, आपको अच्छा फील करेंगे, आपको लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक्स बारे में। अब इसके आगे चल करके हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। जो अगला थर्ड यूनिट चैप्टर हमारा है वो है लॉज ऑफ मोशन। अरे भाई जैसे लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या है, लॉज ऑफ मोशन का मतलब जैसे भाई आप सड़क पे चलते हो तो सड़क पे चलने के आपके रूल्स बनाए गए हैं, आपके रूल्स बनाए गए ना, सड़क पे चलने हैं तो क्या है उसके रूल्स बनाए गए हैं। वैसे ही भाई लॉज ऑफ मोशन भी बनाया गया। हमारे पास क्या बताया गया कि मोशन के क्या लॉज हैं, ठीक है। आगे चल करके हम इसमें लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे और बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स की बात करेंगे, यानी किसी बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज लग रहे हैं तो उसका इफेक्टिव या कैसे इसको हम आगे इस तरफ इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे आप किसी भी पुली के बारे में डिस्कस करेंगे कि पुली वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप। तो ये सब चीज़ें आएंगी आपको लॉज ऑफ मोशन में आएंगी। इसके बाद आप डिस्कस करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है वर्क, पावर और एनर्जी, ठीक है। क्लास 9th में भी आपने डिस्कस किया होगा, 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा कैसे वर्क की बात करते हैं। तो सिंपल वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया वर्क, पावर और एनर्जी की बात करेंगे। अगला जो हमारा यूनिट है वो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी मतलब इसमें क्या डिस्कस करना है। पहले तो यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे और सेंटर ऑफ मास की बात करके हम लोग बात करेंगे वहाँ पे किसी बॉडी पर लगने वाले टॉर्क की बात करेंगे, उस पर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक। और उसके बाद हम चल करके इसमें हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो क्या है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, यानी हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, ठीक है। आगे चल कर फिर इसके हम बॉडी के रोटेशन मोशन के साथ साथ सेंटर मास को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। अब आगे आ जाओ, अगला जो चैप्टर नंबर 6 है वो है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या डिस्कस करोगे, तो ग्रेविटेशन में आपने फिर से याद करो, आपको क्लास 9th पढ़ा होगा, उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। केपलर्स लॉ हो गया, अर्थ के ऊपर जाना है, अर्थ के अंदर जाना है तो कैसे जी हमारा चेंज होगा, किसी बॉडी को अर्थ से बाहर फेंकना है तो कैसे इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई प्लेनेट है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी एनर्जी उसके पास है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हमारा कहाँ होगा, ग्रेविटेशन में होगा। अब आ जाओ, देखो अब आता है हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है। चैप्टर नाम तो बड़ा सिंपल सा दे दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। लेकिन इसमें जो हमारे पास है ये 3 बड़े मेजर चैप्टर्स हैं, ठीक है। क्या चैप्टर्स में अलग से फिर से आ जाते हैं, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जहां हम बात करते हैं रिजिडिटी की बात करते हैं, ठीक है, बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, ठीक, इलास्टिसिटी की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आएंगी इस चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम फ्लूइड की बात करेंगे। भाई सॉलिड की बात कर लिया, ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, फ्लूइड की बात करेंगे। फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। फ्लूइड्स का मतलब वो हर चीज़ जो फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो अब इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो भाई हम बात करते हैं कि किसी भी पाइप में लिक्विड अगर फ्लो करता है तो किस चीज़ को फॉलो करता है। एरोप्लेन उड़ रही है, वहाँ पे क्या लॉज आता है, तो बड़े अच्छे लॉज है। सरफेस टेंशन की बात करें, बड़े अच्छा चैप्टर है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ पे, ये चैप्टर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। यानी फ्लूइड को 2 तरह से
तो फ्लूइड की बात करने के बाद हम जो हमारा जो थर्ड है दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसमें क्या डिस्कस करेंगे, तो भाई किसी बॉडी को गर्म करो, एक्सपेंशन होना है तो थर्मल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करेंगे। ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आएंगी हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। इसमें और भी चीज़ें आएंगी जैसे स्टीफेंस लॉ आएगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आएगा। न्यूटन्स को हमने इधर ही फॉलो किया है, न्यूटन्स का रोल यहाँ भी है, न्यूटन हर जगह पहुँच जाते थे तो यहाँ भी पहुँच गए, यहाँ पे भी हमारे पास आएगा कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया जिसमें हमने इनको डिस्कस किया कि इन चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास आएगा थर्मोडायनेमिक्स, बहुत बढ़िया चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, यानी इसमें जीरोथ लॉ की बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैसे हीट इंजन कैसे काम करता है, जो हम लोग बाइक या गाड़ी की बात करते हैं जो चलाते हैं ना, वो कैसे काम करती है, ये इंजन कैसे काम करता है, घर में जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसका क्या प्रिंसिपल है, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ, इसमें हमारा एक 9th चैप्टर है दैट इज कॉल्ड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड केटीजी। केटीजी मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी का मतलब हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैस के बारे में, उनके बिहेवियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो परफेक्ट यानी हमारे इसके, और खास करके उसके कुछ यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तमाम चीज़ इसमें आएंगी, छोटी छोटी आएंगी, इसको डिस्कस करेंगे। और फाइनली हमारे पास लास्ट जो चैप्टर आएगा है वो ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में आएगा, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, किस ऑसिलेशन का ये मोशन कैसा पीरियोडिक है, कैसे वाइब्रेटरी मोशन है, इसमें इसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस क्या हैं, एनर्जी कैसे आएगी, ठीक है, किस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे, कौन सा मोशन हमारा SHM होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। यहाँ ऑसिलेशन में और वेव में बात करते हैं हम लोग, डिफरेंट तरह की वेव्स की बात करेंगे, मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, और इस मैकेनिकल वेव के तमाम इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे इसमें सुपरपोजिशन होता है, वेव्स में कैसे इंटरफेरेंस होता है, कैसे बीट्स जनरेट होती हैं, कैसे स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, इनका फ्लो ऑर्गन पाइप्स में कैसे फ्लो करती हैं, और फाइनली इसी में लास्ट में आता है दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। भाई स्टेशन पे आप खड़े हैं, ट्रेन उधर से विसल बनाते हुए आई तो आपके पास से गुजर के दूर जा रही है और आपका आंख बंद भी है, तभी आप बता सकते हैं कि कोई गाड़ी इधर से आ रही है और इधर को जा रही है। यानी जब वो आप पास अप्रोच कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो इस तरह से वो डिस्कशन करते हैं डॉपलर इफेक्ट में, जो हमारा कहाँ पे आता है, ये वेव चैप्टर में आता है। तो ये हमारा हो गया टोटल सिलेबस जो हमें 11th में पढ़ना है, और पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा भी आएगा और बड़े अच्छे से, और कैसे पढ़ना क्या क्या, और ये तो हमने डिस्कस कर लिया सिलेबस के बारे में। अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका आप कैसे निकालेंगे और कैसे इसको पढ़ेंगे। तो देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा याद मतलब तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को क्या कर लें, इन चीज़ों को आप थोड़े से आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया क्या सिलेबस था। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इन चीज़ों को कैसे थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे पास आसानी से और जब चाहे तब ये रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो देखो पहला चीज़ तो ये है कि दिमाग में ये मैप बन गया कि हमारे पास ये सिलेबस है। सिलेबस के बाद आप क्या करना है, आपको पहली चीज़ तो NCERT को फॉलो करना है, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, बायो, कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो पहली चीज़ तो फॉलो करना है NCERT को। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप 10th से 11th में आओगे तो NCERT को समझने में एक्चुअली NCERT को थोड़ा काफ़ी पतला कर दिया गया, तो आपके हिसाब से नोट्स उतने अच्छे उसमें नहीं बन पाते हैं। नो डाउट बुक तो बहुत अच्छी है, बट आपके हिसाब से तुरंत उसको ग्रैप्स नहीं कर पाते हो। तो उसके अलावा आप क्या कर लो, उसके लिए आप एक साइड बुक आप ले सकते हो, बहुत सी साइड बुक्स है जिसमें आपको नोट के साथ साथ NCERT भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आपका जैसे हमने SL अरोड़ा भी ले सकते हो, ठीक है, CBSE के हिसाब से, चाहो तो आप कुमार मित्तल को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक, बहुत सी किताबें हैं जो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। तो जरा देखो इसमें आप एक साइड बुक भी साथ में ले लो, NCERT को देखते हुए ध्यान में एक साइड बुक ले लो। अच्छा, हर चैप्टर्स के नोट्स बनाओ भाई, आप हर चैप्टर्स के नोट्स आपको बनाने हैं, साथ में इसमें क्या करने हैं, उनके फॉर्मूले को अलग से चार्ट बना लो, ठीक, और इनके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स
कोशिश करो कि सबके लिए आप कॉपी अलग अलग बना लो। जैसे नोट्स में क्या कर लो, नोट्स और डेरिवेशन एक साथ कर लो, न्यूमेरिकल की कॉपी एक अलग बना सकते हो, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है इसकी एक अलग कॉपी बना लो, ताकि आप किसी भी चैप्टर को जब पढ़ें तो उसके फॉर्मूले को बस एक बार रिवाइज कर लो, तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये आपको अच्छा रहेगा अगर फार्मूला एक रहेगा, कभी भी आपको रिवाइज करना हो, ठीक है। अच्छा, नोट्स आप इतने अच्छे बनाओ, इतने अच्छे से कर लो, ताकि अभी आप देखो होता क्या है, सबका एक टारगेट फिक्स है कि आपको 12th के बाद क्या करना है। आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि हमको ये कंपटीशन या हमको इधर जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये नोट्स आप जब अच्छे से बना लोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी आप रिकॉल करना चाहो, 12th के बाद भी रिकॉल करना चाहो, तो वो सब चीज़ें आपको जल्दी से एक जगह मिल जाएंगी, और आपको एक बार देखने के बाद वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। इसलिए आप कोशिश करो कि नोट्स, न्यूमेरिकल्स और ये फॉर्मूले की कॉपी अलग बना करके और सबको सिस्टमेटिक तरीके से आप नोट कर लो, ठीक है। आपके स्कूल के क्लास नोट्स और बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं इनको बिल्कुल फॉलो करिए, क्योंकि हमारे पास एक नया जरिया मिल गया है ऑनलाइन क्लास का। और फाइनली आप जिस टीचर के आपके संपर्क में हैं, जिसको भी आपके इसके टच में हैं, उन टीचर्स की कई बातों को फॉलो करें, क्योंकि भाई देखो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपसे इंटरेक्शन कर रहा है, वो आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो हर चीज़ को पता है, ठीक है। इसलिए आप अपने टीचर की कई बातों को बिल्कुल फॉलो करें, और उसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपको ये जो भी चीज़ें हैं बहुत आसानी से धीरे धीरे करके आपको ये क्लियर होती जाएगी। सिलेबस तो बहुत वास्ट है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये चल करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अपने थ्रू भी काफ़ी आपको हम, कि जैसे आज हमने स्टार्ट किया है, अब हम इसको थोड़े थोड़े जो चैप्टर्स हैं आपके रेगुलरली आपके इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस हम ये चाहेंगे आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टार्ट करो और इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हुए आगे की तरफ मिलते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो आपका स्टार्ट होगा यूनिट एंड मेजरमेंट से। थैंक यू।